है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 36। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना प्लीज़। मानो की कमर की चारों तरफ अपनी बाहों का घेरा बनाते हुए काव्या ने हल्की मायूसी में कहा था, जहाँ इस बार मानो भी उसे इग्नोर करने की बजाय उसकी तरफ ही घूम गया था और काव्या के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में पकड़ते हुए वो उसे एकटक देखने लगा था। जहाँ उसकी यह हरकत काव्या को थोड़ी हैरान कर रही थी। तभी वो अपने गालों से उसकी हथेलियों को हटाते हुए बोली, मानो क्या बात है, तुम काफ़ी दिनों से आज थोड़े बदले हुए क्यों नजर आ रहे हो? सब ठीक है ना? जिस पर मानो जवाब देने की बजाय एक बार फिर से उसे इग्नोर करते हुए बैग में अपने कपड़ों को ठीक करते हुए उसे बंद करने लगा था। तो वही पीछे खड़ी काव्या एक बार फिर से मानव के द्वारा खुद को इग्नोर होते देख हैरान थी। मानव, ग्रेट मास्टर, बाहर आपकी कार रेडी है। जहाँ अभी काव्या एक बार फिर से कुछ कहती, उससे पहले ही उसके कमरे के गेट को नॉक करते हुए स्टीव ने कहा। और तभी काव्या को देखते हुए उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी। माफ़ कीजिएगा मैडम, हमें लगा था कि इस वक्त आप कहीं बाहर गई हुई हैं। इट्स ओके स्टीव, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अचानक से इस वक्त मानो को कहाँ जाना है? काव्या ने कहा। इसकी बातों को सुन स्टीव इस बार अपनी नज़रों को ऊपर उठाते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा मैडम, इसका जवाब आपको ग्रेट मास्टर ही दे सकते हैं। और अंदर आते हुए मानो के उस बैग को उठा लिया था जिसे कुछ क्षण पहले ही मानो पैक कर रहा था। वही उसे उठाते हुए स्टीव तुरंत बाहर भी निकल गया था, जिसके पीछे रह गया मानो इस बार फाइनली अपनी जुबान खोलते हुए कहा, बेबी गर्ल, कुछ दिनों के लिए मैं किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। स्टीव भी मेरे साथ ही जा रहा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ जेम्स हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं मानो, तुम चाहो तो जेम्स को भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। तुम्हें शायद उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती हूँ, इसलिए जब तक तुम यहाँ नहीं आ जाते मैं भी अपने घर चली जाती हूँ। घर से ज़्यादा दूर रहने की वजह से कहीं मेरे पूजनीय पिताजी फॉक्स स्टूडियो से मेरा हिस्सा न काट लें, इसलिए मेरा वहाँ रहना भी उतना ही ज़रूरी है। अपनी बातों को पूरा करने के साथ साथ काव्या ने अब तक मानो के गालों पर किस करते हुए आगे कहा, अपना ख्याल रखना मानो। और अपना माथा मानो के माथे से लगा दिया था। वही इस बार मानो भी उसे अपनी बाजुओं में पकड़ लिया था, जहाँ उनके सिर अभी भी आपस में लगे हुए थे, लेकिन दोनों खामोश थे, जैसे इस वक्त दोनों अपने दिल में मची उथल पुथल को अच्छे से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन उसे बाहर आने से भी रोक रहे थे। काव्या समीर के जरिए जिसके सामने मानो की पूरी सच्चाई आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी उसे मानो से कोई नफरत या शिकायत नहीं थी। शायद ये उसके मानो के प्रति प्यार की वजह से था। लेकिन ये जानकर कि आज के शाम मानो कहाँ और क्यों जा रहा है, जहाँ उसे और उसके भाइयों के लिए खतरा है, वहाँ मौजूद सभी आज मानो और उसके भाइयों की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। ये जानकर कि मानो और उसके दोनों भाइयों के अलावा इस दुनिया में उनका कोई सगा नहीं है, उसे इस बात की चिंता भी थी। लेकिन वो इन बातों को साफ तौर पे मानो के सामने उजागर नहीं कर सकती थी। तो ही मानो, जहाँ वो भी इस सच्चाई से अनजान नहीं था कि आज वो जहाँ जा रहा है वहाँ उसके और उसके भाइयों के साथ क्या हो सकता है, जबकि ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, हर वक्त उसने खुद के चारों तरफ एक रणनीति, एक कूटनीति का ही घेरा पाया था। हर कदम पर उसके लिए सिर्फ साजिशें भी रची गई थी, जिससे उसे कभी भय भी नहीं हुआ था। लेकिन शायद इस वक्त उसकी ज़िंदगी में काव्या के आ जाने से आज वो थोड़ा बेचैन था। उसके सीने में हल्की कसक थी, जैसे उसे डर था कि कल का उगने वाला सूरज उसकी ज़िंदगी के लिए कौन सा संदेश लेकर आने वाला है। क्योंकि
अब तक उसने एक बार फिर से काव्या के चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में पकड़ते हुए कहा, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे उन सवालों का जवाब देना चाहता हूँ जो अक्सर मुझसे किया करती थी, लेकिन मेरा कोई जवाब न पाकर तुम मायूस भी हो जाया करती थी। मानो तुम तुम ठीक तो हो? इस वक्त मानो को एक अलग रूप में देखकर ऐसा जैसा उसने आज तक नहीं देखा था, आज वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बातें कर रहा था, जिसे देख काव्या की आंखों में घबराहट साफ नजर आने लगी थी। तभी मानो ने आगे कहा, बेबी गर्ल, आई आई लव यू। मानो, आज मानो के मुंह से ये सब सुनते ही काव्या की आंखें अब तक चौंकते हुए बड़ी हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। वो हैरान थी। तभी मानो एक बार फिर से अपनी बातों को दोहराते हुए कहा, यस आई लव यू। जहाँ इस बार उसका इतना कहना था कि काव्या की आंखें छलक पड़ी थी। वो आगे बढ़कर मानो के सीने से लगना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों मानो ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। मेरे वापस आने का इंतजार करना, मानो ने आगे कहा, और एक बार उसके गालों को छूते हुए वहाँ से काफ़ी जल्दबाजी में बाहर निकल गया था। शायद आज मानो काव्या की वजह से खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था, जैसे आज पहली बार किसी से दूर जाने का, किसी को खो देने का डर था। क्योंकि बाहर आते वक्त उसकी आंखें भी हल्की नम हो चुकी थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद पर काबू पा लिया था और सेठी विला से बाहर निकल आया था, जहाँ सामने ही खड़े रणविजय अगस्त्या के साथ साथ स्टीव और जेम्स को देख वह कुछ कहता उससे पहले ही रणविजय ने कहा, मानो मुझे लगता है कि आज हमें जेम्स को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आज की रात हमें एक बहुत बड़ी जंग जीतनी है। लेकिन मैडम, तभी स्टीव ने कहा, जिस पर मानो एक नज़र पीछे खड़े सेठी विला की तरफ देखते हुए कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो अपना ख्याल रख सकती है। जहाँ मानो के इन बातों में कई राज छिपे थे और जैसे उसकी इन बातों का मतलब ही सामने खड़े शख्स अच्छे से समझ रहे थे, इसलिए मानो के जवाब को सुन बाकियों के चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल ही थे। तभी अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए स्टीव ने आगे कहा, ग्रेट मास्टर, खबर मिली है कि आपके ताजपोशी वाली जगह पर कावेरी गैंग के कुछ आदमी देखे गए हैं। इसलिए हमें डाउट है कि मानो कि आज की रात वो लोग वहाँ भी आएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक उन सब ने मिलकर हमारे खिलाफ कोई ना कोई जाल भी बिछा ही लिया होगा। इसलिए आज की रात हमें अपने कान और आँख दोनों खुले रखने हैं, क्योंकि आज हमारी हल्की सी भी गलती हम पर ही भारी पड़ सकती है। स्टीव की बातों को जारी रखते हुए रणविजय ने कहा, लेकिन उसकी बातों को सुन अगस्त्या के होठों पर तेजी मुस्कान थी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज की रात उस सामंत गोयल की सामत आने वाली है? कहीं ऐसा ना हो कि अपने बिछाए जाल में वो लोग खुद फंसने के साथ साथ उल्टा उन्हें अपने जाल को भी लेकर भागना पड़ जाए। लेकिन उसकी बातों को सुन या फिर शायद उसे रणविजय की बातों को इतना लाइटली लेते देख मानो उसे घूरते हुए नजर आने लगा था। जिस पर अगस्त्या पास से खड़ी एक कार के अंदर बैठते हुए कहा, आई एम जस्ट किडिंग सेकंड ब्रदर, बट यस, अगर आज की रात वो सामंत गोयल दिखा तो उसकी सामत ला कर रहूँगा, एक दो हड्डियाँ तो जरूर तोड़ूंगा। इतना कहते हुए अगस्त्या बगल में खड़ी एक कार के अंदर बैठ गया था, लेकिन उसकी बातों को सुन मानो जो उसे काफ़ी घूरते हुए नजर आ रहा था। उसके बाजुओं पर हल्की थपकियाँ देते हुए रणविजय ने कहा, अब हमें भी चलना चाहिए। और अगस्त्या के पीछे खड़ी दूसरी कार के अंदर जाकर बैठ गया था, जिसके साथ ही मानव भी बैठा ही था कि दोनों कार वहाँ से काफ़ी तेजी में निकल गई थी। तभी सेठी विला के एक तरफ खड़ी लीजा, जो इस वक्त किसी फ़ोन कॉल पर थी, उसने कहा, सेठी ब्रदर्स यहाँ से निकल चुके हैं, मतलब आज की रात हम आराम से इस विला को छान सकते हैं। शायद इनके खिलाफ वो सबूत ढूंढते वक्त हमें उस मानव सेठी की वाइफ का भी राज मिल जाए। सो आज की रात तुम यहाँ आ रही हो ना? इतना कहते हुए लीजा फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बातों को सुनते हुए अब तक थोड़ी झुंझला उठी थी। ओह कम ऑन शिवानी,
कभी कभी तो लगता है कि सामंत सर का तुम्हारे ऊपर बेवजह चिल्लाना जायज ही है। रणविजय सेठी आज की रात नहीं आने वाला, तो क्या तुम उसके घर की चौकीदारी करने वाली हो? और तुम्हें उस रणविजय सेठी से डर लग रहा है कि कहीं वो आ न जाए, या फिर कहीं अपने सच्चे प्यार के कातिल से बदला लेने की बजाय खुद उससे ही दिल लगा बैठी हो। अपनी बातों को कहते हुए अचानक से लीजा हल्के गुस्से में भी चीख उठी थी। चिल्लाओ मत मिस शिवानी बत्रा, क्योंकि चिल्लाना मुझे भी आता है। और हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ काम करने का कोई शौक नहीं है। अगर बात यहाँ सामंत सर की नहीं होती और हम उनके टीम में नहीं होते, आई बात समझ में? इतना कहते हुए लीजा ने गुस्से में ही अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था और एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए गुस्से में ही वहाँ से आगे भी बढ़ गई थी। तो उधर सेठी विला के अंदर मानो के जाते ही काव्या उसके बेड पर बैठी हुई काफ़ी खामोश नजर आ रही थी, जबकि मानो ने तो आज उसके सामने अपने दिल की बात रख दी थी, अपने उन जज्बातों को रख दिया था जिसे जानने के लिए अक्सर काव्या उससे सवाल किया करती थी। लेकिन आज उन्हें सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर खुशी की बजाय मायूसी, जैसे उसकी धड़कनें किसी अनहोनी के डर से बढ़ती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि अब तक उसने अपनी मुट्ठियों से अपने सीने को भी दबा रखा था। या शायद समीर के मुंह से आज मानो की असली सच्चाई जानने के बाद, यहाँ तक कि ये जानने के बाद कि आज मानो और उसके भाइयों के ऊपर एक गहरा संकट मंडरा रहा है, इसकी वजह से काव्या अब तक काफ़ी बेचैन हो उठी थी। तभी बगल में रखा उसका फ़ोन भी वाइब्रेशन के साथ बज उठा था, जहाँ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे एक अननोन नंबर को देखते ही काव्या ने काफ़ी जल्दबाजी में उस कॉल को पिक करते हुए कहा, यस समीर, तुम्हें लोकेशन मिला क्या? हाँ, लेकिन काव्या एक बार फिर से सोच लो, वहाँ बहुत खतरा है। आज की रात वहाँ जाना मतलब। तुम फिक्र मत करो समीर, मुझे वहाँ कुछ नहीं होगा। मैं जैसे जा रही हूँ भरोसा रखो, वापस वैसे ही लौट कर भी आऊँगी। अपनी जगह से खड़ी होते हुए काव्या ने कहा, लेकिन उसकी बातों को सुन समीर इस बार थोड़ी हैरानी में कहा, एक्सक्यूज़ मी, वहाँ सिर्फ तुम नहीं, मैं भी साथ में चल रहा हूँ और इसके लिए तुम मुझे मना भी नहीं कर सकती। और एड्रेस मैं तुम्हें बताने की जगह खुद वहाँ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए रेडी होकर जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचो, मैं भी तुम्हें वहीं मिलूँगा। और समीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके कॉल रखते ही कुछ क्षण पहले तक बेचैन काव्या, जिसके चेहरे पर अब एक तसल्ली के भाव थे, एक सुकून था, तभी एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए उसने कहा, मानो आ रही हूँ मैं, अब तुम अकेले नहीं, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उस सामंत गोयल से मुझे भी अपना पुराना हिसाब चुकता करना है, जिसे आज मैं हर हाल में पूरा करके रहूँगी। इतना कहते हुए काव्या के चेहरे पर अब तक गुस्से की लकीरें खिंच गई थी, जहाँ उसी गुस्से में ही वो उस कमरे से बाहर भी निकल गई थी। रात का वक्त, दिल्ली शहर, जहाँ की सुबह एक भाग दौड़ से शुरू होती है। यहाँ सिर्फ मेट्रो ट्रेन ही नहीं, यहाँ के लोग भी उतनी ही तेज़ी से दौड़ते हुए नजर आते हैं। वही यहाँ की शाम भी उतनी ही सुकून देने वाली और खूबसूरत होती है, जहाँ शाम होते ही मेट्रो ट्रेन की रफ्तार के साथ लोगों के कदमों की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगती है। लेकिन दिल्ली शहर के अंदर ही एक जगह का माहौल काफ़ी गहरा नज़र आ रहा था। एक काफ़ी बड़े हॉल नुमा जगह में खड़े लोग, जिनके हाथों में इस वक्त विस्की की ग्लास घूमती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद उनके चेहरों पर उभर रहे भाव अलग थे। जिनमें से कुछ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो वही कुछ चिंतित, माथे पर चमक रही पसीने की बूंदों को साफ करते हुए नजर आ रहे थे। जिनमें से कुछ के चेहरों पर एक जबरदस्ती की मुस्कान भी फैली हुई थी, जैसे इस वक्त यशवर्धन ठाकरे के बेटों के चेहरे के भाव कुछ इस तरह के ही थे, जो इस वक्त रेशमा ठाकरे के साथ खड़े खुद में काफ़ी सीरियस नजर आ रहे थे, लेकिन आसपास गुजरने वालों को देख हल्का मुस्कुरा भी देते। तभी उस हॉल के अंदर आते मानव सेठी, जिसके दोनों तरफ साथ चल रहे उसके भाई रणविजय सेठी और अगस्त्या सेठी, और पीछे स्टीव
वह जेम्स को देख वहाँ मौजूद सभी ने अपने हाथ में पकड़े विस्की के गिलास को ऊपर उठाने के साथ साथ अपनी गर्दन नीचे झुका दी थी, जैसे इस गिरोह में अपने किंग के स्वागत के लिए कुछ ऐसी ही प्रथा चलती आ रही हो। भले ही अब तक मानव सेठी की अभी किंग की कुर्सी पर बैठने के लिए ताजपोशी नहीं हुई थी, लेकिन वो उनका किंग कहलाने का हक पा चुका था, इसलिए वहाँ मौजूद सभी उसके स्वागत में झुक गए थे। तब तक सामने हल्की ऊंची जगह पर रखे एक सिंहासन के पास मानव भी अकेले जाकर खड़ा हो चुका था। वही उसके दोनों भाइयों के साथ साथ स्टीव और जेम्स नीचे एक तरफ खड़े हो गए थे। तभी एक शख्स जिनकी उम्र भी लगभग यशवर्धन ठाकरे जितनी थी, वह मानव के बगल में खड़े होते हुए जैसे ही कुछ कहना चाहा था, उससे पहले ही वहां मौजूद सभी को हैरान कर देने वाली एक आवाज गूंज उठी थी। ताजपोशी के लिए इतनी भी क्या जल्दी बुढ़े, थोड़ा हमारा भी तो इंतजार कर लेते तो शायद जश्न भी दुगना हो जाता। सामने से आ रहे दो शख्स जिनके चेहरों के साथ साथ उनका पूरा शरीर जो इस वक्त ढके होने की वजह से उन्हें काबिली गैंग का एक सदस्य बता रहा था, साथ ही उनकी तरह ही पोशाक पहने उनके पीछे ही बढ़ती आ रही झुंड को देख वह मौजूद सभी हक्के बक्के से नजर आने लगे थे। यहाँ तक कि सामने दो शख्स जैसे पीछे से आ रही उस टुकड़ी के वो सरदार हों, उन्हें देखते ही मानो कभी भाव में तन चुकी थी। लेकिन नीचे अगस्त्या, जिसके चेहरे पर कानों तक छूती हुई मुस्कान थी। फाइनली बाप से लात खाने के लिए बच्चे आ ही गए। लेकिन तभी एक शख्स जो मानव सेठी के ही गैंग का था, वह उनके सामने खड़े होते काफी गुस्से में चीख उठा था। ये आबली काबली, इनकी इतनी औकात बढ़ गई है कि अब ये हमारे घर के अंदर तक घुस आए हैं। सिक्योरिटी सिक्योर। जहाँ इतना कहते ही उस आदमी की आवाज़ हमेशा के लिए अंदर दब चुकी थी, क्योंकि सामने खड़ा काबली गैंग का एक सरदार अपने हाथ में पकड़े एक खंजर को उस आदमी के पेट के अंदर घोंप चुका था और अगले ही पल उस खंजर को काफ़ी बेरहमी से उसके पेट के अंदर ही नचाते हुए उस खंजर को बाहर खींचने के साथ साथ अपने पैरों से उस आदमी को पीछे की तरफ धक्का भी दे दिया था, जहाँ वह शख्स किसी बेजान की तरह जमीन पर गिरने के साथ साथ कुछ क्षण के लिए छटपटाया भी था, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर बेजान होते हुए शांत हो चुका था। लेकिन अचानक से अंदर आते हुए काबली गैंग के लोग वो सामने उनके सरदार के द्वारा सरेआम इस तरह से अपने गैंग के एक सदस्य को बेदर्दी से मारते देख मानो की भौहें तन चुकी थी। तो वही बाकी जो अब तक काफ़ी ज़्यादा हैरान नजर आ रहे थे। तभी एक तरफ खड़ी रेशमा ठाकरे और यशवर्धन ठाकरे के दोनों बेटे, जिनके होठों पर तिरछी मुस्कान थी। रेशमा ठाकरे का एक इशारा पाते ही यशवर्धन ठाकरे का दूसरा बेटा अमर अपने हाथ में एक खंजर को पकड़ते हुए गुस्से में चीख उठा था। भाइयों, डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि हमारे घर के अंदर घुसकर हमारे आदमी को मार सकते हैं, तो आज हम भी इन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर इन्हें इनकी औकात बता सकते हैं। जहां अमर का इतना कहना था कि तभी बगल में खड़ा सुमित भी गुस्से में चीखते हुए आगे कहा, आज इनमें से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए भले ही हमें अपनी जान की भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, लेकिन हम अपने किंग की मर्जी का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर हमारे किंग चाहते हैं तो आज इन काले काबिलियों को इनकी औकात दिखा कर रहेंगे, इसलिए मारो इन्हें। जहाँ सुमित ने अपनी बातों में किंग की मर्जी यानी कि मानव की मर्जी बताकर अब तक वहाँ मौजूद अपने गैंग वालों को उकसाने का काम किया था, तो वही आधे लोग जिन्हें मानव के किंग बनने से कोई आपत्ति नहीं थी, तो वही बाकी आधे जिन्हें आपत्ति थी, लेकिन वो लोग काबली गैंग को भी पसंद नहीं करते थे। इस वजह से इस वक्त सब एक मत हो चुके थे और अमर की बातों को मानते हुए काबली गैंग वालों पर अटैक कर दिए थे। वही दोनों तरफ से लगातार गोलियां व खंजर चलने लगी थी। साथ ही वो जगह भी काफ़ी बड़ी थी, जिसके दोनों तरफ के किनारों पर एक कतार से काफ़ी बड़े साइज के पिलर, जिनमें लगभग आधे से ज़्यादा लोग उसकी ऊँट का सहारा लेकर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करने लगे थे। जहाँ कुछ क्षण के भीतर ही वो शांत माहौल
जिसमें लोग अपने नए किंग के ताजपोशी के लिए इकट्ठा हुए थे। पल भर में ही वो एक जंग के मैदान में बदल चुका था। किसी का हाथ खून से सन चुका था, तो कोई अपने पैर को पकड़ते हुए चीख उठता, तो वही कुछ लोग जमीन पर पड़े छटपटा रहे थे। जिसे देख सुमित ने तुरंत अमर और रेशमा ठाकरे की कलाई को पकड़ा और पीछे बने दूसरे खुफिया रास्तों से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गया। जहाँ निकलते वक्त उसने एक नज़र कुर्सी के पास खड़े मानव सेठी और नीचे खड़े उसके भाइयों की तरफ भी देखा, जिन्हें इस वक्त सिर्फ वही नहीं, चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए अमर और रेशमा ठाकरे भी उन्हें ही देखते हुए वहां से बाहर निकल गए थे। जैसे उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि आज मानव सेठी और उसके भाइयों के साथ साथ उसके गैंग का भी पूरी तरह से सफाया होना तय है। वही वो कल की सुबह अपने नए गैंग एक नई सत्ता की शुरुआत करेंगे। लेकिन उनके जाते ही अगस्त्या अपने सिर को झटकते हुए कहा, सेकंड ब्रदर, अब हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें क्या? क्योंकि मुझे ये आबली काबली ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होते। तो वही मानो जो अगस्त्या से बिना कुछ कहे बस अपनी गन को लोड करने लगा था, जिसे ऐसे देख अगस्त्या ने तुरंत अपने एंकल में बंधे 2 गन को निकालते हुए काबली गैंग वालों के ऊपर टूट पड़ा था। ठीक वैसे ही कुछ हाल रणविजय सेठी और स्टीव का भी था। तो उधर जेम्स, जिसकी चमचमाती तलवार पलक झपकते ही लाल नजर आने लगी थी, जहाँ कुछ क्षण पहले तक मानव के गैंग और काबिली वालों के बीच बराबरी का मुकाबला चल रहा था, वही युद्ध भूमि में मानव और उसके भाइयों के आते ही मुकाबला एक तरफा हो चुका था। पलक झपकते ही काले नकाबों से के ढेर पलक झपकते ही काले नकाबों से ढके सिर अपने धड़ को छोड़ दूसरी तरफ लुढ़कने लगे थे। तो वही गोलियों के लगने की वजह से कुछ शरीर जमीन पर छटपटाते हुए शांत होते जा रहे थे। तो वही मानव का गैंग, जो अब एक तरफ पिलर की ओट में खड़े बस सामने चल रहे युद्ध को देख रहे थे, जहाँ अब काबली गैंग वालों पर अकेले मानव और उसके भाइयों के साथ साथ उनका पर्सनल असिस्टेंट और बॉडीगार्ड भी भारी पड़ चुके थे। तभी काबली गैंग के वो दोनों सरदार, जो अब तक अपने गैंग की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे थे, मानव और रणविजय को अपने आदमियों के बीच उलझा देख अगस्त्या की तरफ बढ़ गए, जहाँ उन्होंने अगस्त्या का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी, जिसमें वो दोनों कामयाब भी हो चुके थे। वही इस वक्त लगभग सभी की गन खाली हो चुकी थी, जिस वजह से उन दोनों के साथ साथ अगस्त्या ने भी अब तक अपना खंजर संभाल लिया था, जहाँ वो दोनों साथ में अगस्त्या के ऊपर टूट पड़े थे। लेकिन अगस्त्या, जो काफ़ी फुर्ती से उनकी चाल काटते जा रहा था, तभी अपने पैरों से एक जोरदार पंच उसने सामने वाले शख्स के पेट में जड़ दिया था, जिसके लगते ही उस शख्स के कदम पीछे हट गए थे। लेकिन जल्दबाजी में उसके हाथ का वो खंजर भी दूर जा गिरा था। तो वही वो शख्स अभी खुद को ही संभाल पाता, उससे पहले ही अगस्त्या का खंजर उसके बाजुओं पर चल चुका था, जहाँ से काफ़ी धड़ल्ले से खून का फव्वारा फूट पड़ा था। वही उस शख्स की एक चीख भी निकल आई थी, जिसे देख अगस्त्या अब तक थोड़ा हंसते हुए कहा, अंकल घर जाओ, बुढ़ापे की उम्र में इतनी हीरोगिरी सूट नहीं कर रही। जहाँ उसका इतना कहना था कि सामने खड़े उस शख्स की आंखों में हल्की हैरानी थी, तभी उसका दूसरा साथी, जो उसकी तरह ही अपने गैंग का सरदार था, इस बार अगस्त्या के ऊपर टूट पड़ा था। तो वही अगस्त्या उसके भी सारे वार को काटते हुए हंस दिया था। नाइस आंटी, आई लाइक इट। आपके मूव्स तो अंकल से भी तगड़े हैं। लेकिन अपनी बातों की वजह से अगस्त्या का ध्यान थोड़ा भटक भी चुका था, क्योंकि अब तक उस दूसरे शख्स ने अगस्त्या के पेट पर जोरदार वार कर दिया था, जिसके लगते ही अब तक अगस्त्या के कदम पीछे खिसक गए थे। लेकिन इस बार भी वो हंस रहा था। वाह आंटी, दैट्स अ ग्रेट। हाँ, बट मैंने तो आपकी तारीफ की थी, लेकिन आप तो मेरी बातों का बुरा ही मान गए। इट्स नॉट फेयर आंटी। इतना कहते हुए अगस्त्या, जो ऊपर से भले ही हंस रहा था, लेकिन अंदर से अपने इस हार पर थोड़ा चिढ़ा हुआ भी नजर आ रहा था, क्योंकि इस बार उसने उस शख्स के मुंह पर एक जोरदार पंच चढ़ने के साथ ही
अपने पैरों को भी हवा में लहराते हुए उसके पेट पर जड़ दिया था। सॉरी आंटी, मैं लेडीज़ पे कभी इस तरह का वार नहीं करता, लेकिन इसके लिए भी आपने ही मजबूर किया है। जहाँ अगस्त्या का इतना कहना और करना था कि अब तक वह शख्स जो खुद को संभाल नहीं पाया था और कुछ कदम पीछे हटते हुए नीचे जमीन पर गिर पड़ा था, जिसे देख अगस्त्या अब तक ठहाके लगाते हुए नजर आने लगा था। लेकिन बार बार उसका उस शख्स को आंटी कहकर बुलाना, जैसे वो कावली गैंग की सरदार खुद सलोनी कोहली हो, जिसे अगस्त्या ने पहले ही पहचान लिया था। तो ही जिनके बाजुओं पर खंजर से वार करते हुए वो अंकल कह रहा था। शायद उस नकाब के पीछे सामंत गोयल छिपे हुए थे, जिन्हें भी अगस्त्या ने काफ़ी अच्छे से पहचान लिया था। तो वही सलोनी कोहली को नीचे जमीन पर गिरते देख अब तक सामंत गोयल भी तुरंत उनकी तरफ ही दौड़ पड़े थे, जहां उन्हें सहारा देकर उठाने के साथ साथ आंखों से कुछ इशारा भी किया था, जिसे समझते हुए सलोनी कोहली ने एक नज़र सामने ही खड़े अगस्त्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अपनी जीत का जश्न साफ नजर आ रहा था। उसे देखते हुए सामंत गोयल के साथ ही सलोनी कोहली काफ़ी जल्दबाजी में उस हॉल से बाहर निकल गई थी, जहां उन्हें ऐसे भागते देख अगस्त्या भी उनके पीछे दौड़ते हुए हॉल से बाहर निकल गया था। लेकिन बाहर आते वो थोड़ा हैरान भी था, क्योंकि उसे दूर दूर तक सामंत गोयल और सलोनी कोहली तो क्या उनकी परछाई तक नजर नहीं आई थी, जिसे देख वो हैरानी में ही वहां से आगे बढ़ गया था। लेकिन आगे जाते ही उसके कदम अपनी जगह पर अटक भी गए थे, जब उसने सामने रेशमा ठाकरे के साथ साथ सुमित और अमर को भी अपने दोनों हाथों में खंजर को नचाते हुए देखा। तभी उसे पीछे भी किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जहां इस वक्त उसके पीछे सामंत गोयल के साथ साथ सलोनी कोहली भी अपने दोनों हाथों में खंजर को नचाती हुई नजर आ रही थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।